गुड इवनिंग। आज सबसे पहले तो मैं आप लोग से माफी चाहूंगा कि मैं इधर 2 दिन क्लास नहीं ले पाया हूँ। कल टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं चल पाई और संडे को वैसे भी मैं क्लास संडे को नहीं लेता हूँ, बाकी 6 डेज आपको कंटिन्यू क्लास लेता हूँ। तो इसके पहले प्रीवियस सैटरडे संडे और कल टेक्निकल इश्यूज की वजह से क्लास नहीं चल पाई थी। ओके, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिलहाल मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर आपकी क्लासेस में दे पाऊं। अभी मैं आर्ग्यूमेंट की शुरुआत किया था और आर्ग्यूमेंट में आपको पूरी तरह से मैंने कॉन्सेप्ट को समझा दिया है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि कोई भी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट करवा देता हूं, और कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर हो जाता है तो फिर मैं प्रैक्टिस की बात करता हूं। तो अभी मैं एजम्पशन का पूरा प्रैक्टिस करवा चुका हूं, अब मैं आर्ग्यूमेंट्स का कॉन्सेप्ट भी समझा चुका हूं। आज हम लोग जो है आर्गुमेंट के बारे में आज प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी थोड़ा देखते हैं कौन कौन से बच्चे आ चुके हैं, और जल्दी से शेयर कर दो कि बाकी जो बच्चे हैं वो भी आ जाए जल्दी से, है ना। तो ओम प्रकाश सबसे पहले कौन है? ओम प्रकाश गुप्ता, श्वेता पटेल, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नीरज सोनी, प्रवीण गुड मॉर्निंग, अवधेश यादव गुड मॉर्निंग, नित्या सिंह नमस्ते, शुभम कुमार मिश्रा, नीरज सोनी, आकाश जायसवाल, विभा यादव, क्या नाम है, गौतम, जय श्री राम, गौतम, सचिन दुबे, राहुल राय, मधु शुक्ला, मेनका गुप्ता, शुभम कुमार मिश्रा, नीरज सोनी, सबका नाम तो बोल दिया ना। अभिषेक मिश्रा और नित्या का नाम बोल ही चुके हैं, सबका नाम बोल दिया है, ठीक है। और लोगों को भी आप लोग शेयर कर दोगे, और भी जो बच्चे आपके संपर्क में है ना कि वो भी क्लास अब चालू हो गई है, क्लास में आ जाए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जितने भी अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लॉजिकल चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको बनाने का कोई रूल नहीं होता है, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम्स को करने के लिए सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। सो मैं फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। आप लोग अधिक से अधिक दोस्तों को अपने बोलिए कि आप लोग मेरे साथ जो है, अब तो इवनिंग में मैंने क्लास कर दिया मॉर्निंग के बजाय, तो इवनिंग में आकर के आप लोग जो है मेरे साथ जुड़िए अधिक से अधिक संख्या में, ठीक है। और इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट है आप लोग के लिए। ओके, गौरव सर का लाडला, प्रणाम आपको। संदीप यदुवंशी, रोहित यादव, है ना, सबको गुड मॉर्निंग, अरे गुड इवनिंग, है ना। आदत पड़ी है गुड मॉर्निंग की, क्योंकि आप लोग की क्लास गुड मॉर्निंग में होती थी ना। चलो अभी हम लोग करते हैं आर्ग्यूमेंट्स के क्वेश्चन करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स के। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका ब्रीफ करते हुए मैं आगे चलता हूं। तो मैंने देखिए आर्ग्यूमेंट्स के क्वेश्चन को कराने के लिए आपको मैंने क्या बोला कि इसमें 4 स्टेप प्लान है, ठीक है। इसमें क्या करना है कि आपको 4 स्टेप प्लान इस्तेमाल करना है। 4 स्टेप प्लान। पहला क्या था कि तर्क जो है, देखो पहला पॉइंट क्या था, प्रीलिम। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग था, मतलब कि इसमें 4 चीजों को चेक किया जाता था कि तर्क जो है एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, मतलब कि अस्पष्ट द्विअर्थी नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट था कि तर्क जो है अनावश्यक सुपरफ्लुअस नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट था कि तर्क प्रश्नवाचक नहीं होना चाहिए, है ना, प्रश्नवाचक नहीं होना चाहिए। और चौथा था कि तर्क बहुत सिंपल नहीं होना चाहिए, साधारण नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर मैंने बोला था कि तर्क बकवास नहीं होना चाहिए, राइट, सुनने में ही बकवास नहीं लगना चाहिए। तो यानी ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि लॉजिकल होना चाहिए, तर्क कैसा होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट था प्रॉस एंड कॉन्स को बताने वाला होना चाहिए, ठीक है, प्रॉस एंड कॉन्स को बताने वाला होना चाहिए। और चौथा पॉइंट था कि बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, बैलेंस होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट दोस्तों आपको जो है आर्ग्यूमेंट्स के क्वेश्चन में चेक करना है। किसी भी आर्ग्यूमेंट्स के क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो ये 4 पॉइंट उसमें आपको चेक करना है। 4 स्टेप प्लान है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग,
यानी कि प्री टेस्ट। यानी कुल मिला के कह सकते हो कि तर्क पढ़ते ही बकवास ना लगे। दूसरी चीज, अगर बकवास नहीं लगता है तो तर्क हमें 50-50% जो है डाउट कर देता है। जब डाउट में हम आते हैं तो उसमें जाके लॉजिक चेक करते हैं कि लॉजिक है कि नहीं। और तीसरी चीज, अगर मान लो कि हमें लॉजिक भी मिलता है तो जाकर के ये देखते हैं कि वहां पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, मतलब वो लाभ और हानि को बता रहा है कि नहीं, और वो भी बता रहा है। तब लास्ट में जाके देखते हैं कि तर्क बैलेंस है कि नहीं। यानी कि इतने स्टेप से गुजरने के बाद अगर कोई तर्क जो है इनमें से अगर सारे स्टेप्स को फॉलो कर लेता है तो तर्क फिर वैलिड हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा गया है, पढ़िए क्या लिखा है। महत्वपूर्ण प्रश्नों के निर्णय लेते समय मजबूत तर्कों और कमजोर तर्कों में भेद कर सकना वांछित होता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों के निर्णय लेते समय मजबूत तर्कों और कमजोर तर्कों में भेद कर सकना वांछित होता है, मतलब आवश्यक होता है। मजबूत तर्क वे होते हैं जो प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और उससे सीधे जुड़े भी होते हैं। कमजोर तर्क वे होते हैं जो कम महत्व के होते हैं और प्रश्न से सीधे जुड़े नहीं हो सकते हैं या प्रश्न के किसी नगण्य पहलू से जुड़े होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है कि अब आपको उत्तर देने का तरीका बता रहा है, मोड बता रहा है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के बाद क्रमांक फर्स्ट एंड सेकंड से 2 तर्क दिए गए हैं। आपको तय करना है कौन सा तर्क मजबूत है और कौन सा तर्क कमजोर है। ठीक है, फिर इसके बाद कहता है उत्तर दीजिए। यदि केवल तर्क पहला मजबूत है तो फर्स्ट, केवल सेकंड मजबूत है तो सेकंड, या तो फर्स्ट या तो सेकंड थर्ड, और ना तो फर्स्ट ना सेकंड, दोनों मतलब गलत है तो डी, है ना, और दोनों सही है तो ई। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है तो ई। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, आप लोग देखते नहीं हो और ना ही लाइक करते हो, है ना, ना आप लोग कोई कमेंट लिखते हो, है ना, केवल पढ़ते हो, पढ़ के निकल लेते हो सीधा, है ना। तो चलो अधिक से अधिक दोस्तों को आप अपने बुला लो, और इवनिंग में तो सब खाली होते हैं ना, तो इवनिंग में बोलो कि सब लोग आकर के 5:15 रेगुलर क्लास चलेगी और रेगुलर क्लास ज्वाइन करें, है ना। तो बताओ पहला सवाल जरा पढ़िए। पहला सवाल पढ़िए, क्या है, दिख रहा है सबको, और बड़ा कर दें क्या, और इसको बड़ा कर दे थोड़ा, तो आउट हो जाएगा। ओके, इतना चलेगा ना, इतना तो चलेगा। चलो, शिवांगी उपाध्याय, गुड इवनिंग। गौरव सर, प्रिंस पंडित इलाहाबादी, गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग है। चलो अब पढ़ भी लिया जाए थोड़ा। चलो बताओ, क्या देश में सभी पुलिस थानों के प्रभारियों को, क्या देश में सभी पुलिस थानों के प्रभारियों को प्रत्येक 2 वर्ष में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। देखिए आपके पास एक मुद्दा है। सबसे पहले प्रश्न में तर्क को देखने से पहले आप अपना ओपिनियन सोचो कि पुलिस का स्थानांतरण होना चाहिए अन्यथा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप सोचो कि पुलिस का स्थानांतरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्या देश में सभी पुलिस थानों के प्रभारियों को प्रत्येक 2 वर्ष में स्थानांतरित किया जाना चाहिए? प्रत्येक 2 वर्ष की बात करता है, स्थानांतरित करने की बात करता है। तो बताओ, मतलब पुलिस वालों का ट्रांसफर हर 2 साल पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आपसे वोट मांगा जाए कि आप क्या वोट करोगे, हाँ होना चाहिए या बोलोगे ना होना चाहिए? तो रीजन भी सोचो कि क्यों नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। तो चलो बताओ। पहला तर्क कहता है नहीं, कि बड़ा प्रशासनिक झंझट पैदा हो जाएगा, है ना। फिर आप ये नहीं बोल सकते हो कि बड़ा प्रशासनिक झंझट पैदा हो जाएगा, तो देखिए वो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर वो गलत हो जाएगा। बहुत लोग का आंसर बी आ रहा है, बहुत लोग का आंसर बी आ रहा है। तो सुनिए, क्या देश में सभी पुलिस थानों के प्रभारियों को प्रत्येक 2 वर्ष में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए? तो देखिए पहले तो ये सोचिए कि पुलिस का स्थानांतरण कितना जरूरी है या नहीं जरूरी है। पहले अपना ओपिनियन बनाइए, इसके बाद तर्क पे जाइए, है ना।
कोई भी मुद्दा पहले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक आधार पर रख के सोचिए, है ना, कि वो हमारे वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आधार पर उचित है कि नहीं। अगर उचित है तो उसका समर्थन करने वाला तर्क सही होगा, अनुचित है तो गलत होगा। तो ये बताओ, पुलिस स्थानांतरण की बात किया गया, आप किसी भी बात में ये तर्क नहीं दे सकते हो कि अरे नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, अरे ऐसा कहां हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, मतलब इस तरह का आप जो है धारणा नहीं बना सकते हैं, धारणा नहीं दे सकते हैं। कह रहा नहीं नहीं, इससे बड़ा हम कह रहे हैं कि चलो एक दुकान खोला जाए, और आप कहते हो नहीं यार बड़ा झंझट पैदा हो जाएगा। तो देखिए नहीं, इससे बड़ा प्रशासनिक झंझट पैदा हो जाएगा और पुलिस अधिकारियों को भी बड़ी असुविधा खड़ी हो जाएगी। तो भाई झंझट होना, असुविधा होना, ये कोई तर्क है क्या? ये तर्क तो बिना मतलब का एकदम कमजोर लग रहा है, कमजोर तर्क लग रहा है ना दोस्तों। तो ये तर्क क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कभी कोई महत्वपूर्ण बात जब की जाती है तो इस तरह की बात करना कि अरे नहीं बड़ा झंझट होगा या फिर बड़ा असुविधा हो जाएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो ये जो लॉजिक है ना वो गलत होता है, तर्क गलत होगा। ठीक है। दूसरा क्या कहता है? हाँ, पुलिस अधिकारियों और समाज विरोधी तत्वों के बीच में संबंध को तोड़ने का यही एकमात्र, दोस्तों कभी भी एकमात्र शब्द अगर तर्क में आ गया तो तर्क क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एकमात्र यही रास्ता है क्या? यही एकमात्र रास्ता है, यानी कि उसको जो है हाई लेवल पे, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचा देता है, ये उसे एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचा देता है। तो एकमात्र शब्द कहीं भी अगर आता है, ओनली शब्द का इस्तेमाल अगर करेगा तो तर्क जो है गलत हो जाएगा। ये उसे एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचा देता है। और याद रखना कि तर्क जो है वो मॉडरेट होना चाहिए, तर्क जो है हार्ड नहीं होना चाहिए, तर्क जो है एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना चाहिए, यानी ये तर्क भी गलत है। यानी कि दोनों तर्क क्या है? गलत। तो इसमें आंसर क्या दोगे? डी। आंसर इसका क्या दोगे? डी। दोनों गलत, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शुभम कुमार मिश्रा, दोनों गलत। ठीक है। गुरु आईटी, हेलो गुड। भगवान भरोसे बोथ राम। अरे यार भगवान भरोसे नहीं, अपने भरोसे सोचो। भगवान भरोसे, तेरा नाम है क्या यार? आई एम सो सॉरी, तुमने अपना आईडी बनाया है भगवान भरोसे बोथ राम। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, ये तो फनी हो गया पूरा, है ना। चलो देखो, तो इसमें बोथ मिल भी रहा, दोनों गलत होगा, राइट, है ना। और पहले लाइक कर दो। और देखो वीडियो खत्म होने के बाद ना, तुम लोग जैसे लाइक पढ़ रहे हो ना, तो ऑफलाइन वीडियो पे जब वो यूट्यूब पे जाता है तो उस पर तुम्हारा जो लाइकनेस और तुम्हारा कमेंट्स दिखते नहीं है, तो वहां पर भी जाके लाइक और कमेंट किया करो, राइट। जय श्री राम, बिल्कुल। रवि प्रकाश यादव, बोथ रंग, दोनों गलत है बेटा, दोनों। इसमें एकमात्र लगने के कारण गलत है। और ये क्या है ना कि ये पूरी तरह से बकवास कर रहा है। अगर हम आपको कहें कि चलो खेतों में काम करना है, तुम कह अरे बड़ा झंझट हो जाएगा, तो ये कोई लॉजिक नहीं है भाई। काम करना है तो काम करना है, चलना पड़ेगा। अब ये कौन सी बात है कि बड़ी समस्या हो जाएगी, बड़ी झंझट हो जाएगी, है ना। तो ये तर्क गलत हो जाएगा। यानी कि ये जो है एक धारणा को बता रहा है, एक जो है ना एक धारणा को तरफ संकेत कर रहा है, यानी गलत हो जाएगा, राइट, दोनों गलत। अगला देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पूरी लॉजिक में तर्क सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। बाकी तर्क में सारे सवाल आप सही कर सकते हो, लेकिन लॉजिक के अंतर्गत तर्क सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। जो तर्क कर लेगा वो सारे लॉजिक के क्वेश्चन सही कर लेगा, है ना। क्योंकि यहां पर थिंकिंग होती है। हो सकता है किसी मुद्दे को लेकर हमारे विचार अलग हों और आपके विचार अलग हो, जो कि मैच ना खाते हो। ऋतिक सिंह, सर सेंटर कहाँ है? किस चीज का सेंटर बेटा? कोचिंग मेरा सेंटर ये जो है वालसन चौराहे के पास है, सेंट एंथोनी के थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो यहीं पे, ठीक है। चलो इस सवाल में बताओ, क्या निजी क्षेत्र के सभी बैंकों का तत्काल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय कर दिया जाना चाहिए? मुद्दा यह है कि क्या जितने भी प्राइवेट बैंक हैं
सबको जो है सरकारी बैंकों में मिला लेना चाहिए, सबको सरकारी बैंकों में मिला लेना चाहिए, ये मुद्दा है। चलिए तर्क पे आइए। कहता है नहीं, निजी क्षेत्र के बैंक लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं, इसलिए उनका विलय नहीं किया जाना चाहिए। तो पहला कह रहा है ना ना, प्राइवेट बैंक को सरकारी बैंक में विलय करने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि वो कह रहा है लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं और लाभ कमाने वाली संस्थाओं का विलय नहीं करना चाहिए। दोस्तों आपको एक चीज बता दें कि जब तक कोई व्यक्ति लाभ कमा रहा है, जब तक कोई बिजनेस लाभ दे रहा है, कोई भी संस्था लाभ कमा रही है, तो उसको उस दौरान बंद करना ये बहुत ही बेवकूफी है, ये सही तर्क नहीं है। मतलब कि इनका जो तर्क है कि नहीं, निजी क्षेत्र, कभी भी याद रखना कि लाभ कमाने वाली संस्थाएं कभी बंद नहीं होनी चाहिए और लाभ कमाने वाला बिजनेस कभी बंद नहीं किया जाता है, सबको पता है, एस्टैब्लिश फैक्ट है। तो कह रहा है कि नहीं, निजी क्षेत्र के बैंक लाभ कमाने वाली संस्था है, इसलिए इनका विलय नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जब लाभ कमा रहा है यार, तो विलय क्यों करोगे? अगर घाटे में चल रहा है या फिर नुकसान दे रहा है तो बंद करेंगे कोई संस्थान। अगर वो प्रॉफिट दे रहा है तो फिर बंद करने की क्या रिक्वायरमेंट है? यानी इसका जो तर्क है पूरी तरह से लॉजिकल है, स्ट्रांग है, सही है कि लाभ कमाने वाली संस्था कभी बंद नहीं की जाती है, यानी बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है हाँ, इससे ग्राहकों का मेहनत से कमाया धन सुरक्षित हो जाएगा, उनके हित भी सुरक्षित रहेंगे, है ना। कोई आपको आके बहका रहा है जैसे कि चलो तुम इसका विलय कर दो, तुम्हारा पैसा भी सुरक्षित हो जाएगा। अरे लोग बहकाते हैं ना, बोलते हैं लाओ हमारे बैंक में पैसा जमा कर दो, तुम्हें एक काम करो, तुम अपना पैसा मेरे पास रख दो, इससे तुम्हारा पैसा भी सुरक्षित, तुम भी सुरक्षित, है ना। तो ये तो बहकाने वाली एक धारणा वाली बात है, बहुत ही मतलब टुच्चेपन वाली बात है ना। तो ये गलत हो गया, राइट, ये गलत। इसमें आंसर केवल पहला सही है दोस्तों। जिन बच्चों ने केवल पहला दिया होगा उनका सही है। और इसका मैं तुम्हें तर्क बता दूं, कभी ऐसा सवाल आए तो ऐसे करना कि कभी भी लाभ कमाने वाली संस्थाएं कभी बंद नहीं की जाती, हमेशा। और इस तरह का बहकाना, टुच्चेपन की बात करना, आप फुसलाना, ये सब गलत बात है कि ग्राहकों का मेहनत से कमाया धन सुरक्षित हो जाएगा, उनके हित सुरक्षित हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है ना। ऐसा थोड़ी है कि सरकारी बैंक में आप जो है पैसा जमा कर दिए तो आपके हित सुरक्षित हो गए। एचडीएफसी है और आपके आईसीआईसीआई है, ये सब बैंकों में भी तो प्राइवेट बैंक है, लेकिन बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं और लोग इसमें पैसे जमा करते हैं, ऐसा थोड़ी ना है ना। और रही बात प्रॉब्लम की, तो जिस दिन वित्तीय आपात घोषित होगा तो सरकारी बैंकों में भी आपका पैसा रोक लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो सुरक्षा की दृष्टि की बात करोगे तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें केवल पहला ही सही है, दूसरा गलत है, राइट। ओके, केवल फर्स्ट, ओनली फर्स्ट, क्लियर है ना सबको? ओके, चलो अब तीसरे सवाल में आओ। एसके इलाहाबादी, संदीप यदुवंशी, राहुल राय, शिवम मिश्रा, नजर मोहम्मद, केवल पहला सही। अगला बता, अगला ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने, लो। कट तो नहीं रहा भाई? नहीं नहीं कट रहा, सही है, हो गया। चल बता इसको फटाफट जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन को करिए। हाँ कट गया, तर्क इसका जवाब, स्टेटमेंट इसका कुछ गड़बड़ हो गया। ये है, ये बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, राइट। ये क्वेश्चन है ये, क्या भारत में प्रोफेशनल कोर्सों में प्रवेश विद्यार्थियों के किसी विशेष समूह को कोई रियायत दिए बिना सिर्फ मेरिट पर दिया जाना चाहिए? सुनो, क्या भारत में प्रोफेशनल कोर्सों में, प्रोफेशनल कोर्स का मीनिंग समझ रहे हो, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर, ये सारे जो है ना प्रोफेशनल कोर्स हैं। क्या भारत में प्रोफेशनल कोर्सों में प्रवेश विद्यार्थियों के किसी विशेष समूह को कोई रियायत दिए बिना सिर्फ मेरिट के पर दिया जाना चाहिए, है ना। मतलब कि आपको पता है ना कि देश में आरक्षण लागू है। नीरज सोनी, हैप्पी ब्रदर्स डे टू ऑल ब्रदर्स। ओके भाई, थैंक यू। चलो इधर देखो, क्या भारत में प्रोफेशनल कोर्सों में प्रवेश विद्यार्थियों के किसी विशेष समूह को, विशेष समूह मतलब किसी को भी बिना आरक्षण दिए
बिना रियायत दिए सिर्फ मेरिट पर कर देना चाहिए। मेरिट माने गुण, मेरिट के आधार पर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। देखिए आपको एक चीज बता दें कि जैसे मान लो कि कोई 80 नंबर पाया और डॉक्टर नहीं बन पाया, कोई 45 नंबर पाया डॉक्टर बन गया, लेकिन डॉक्टर में क्या होना चाहिए? गुण होना चाहिए। आप किसी डॉक्टर के पास जात पूछकर नहीं जाते हो कि वो कौन सी जात वाला डॉक्टर है। तो अगर वो ऑपरेशन करेगा तो आपको पता है ना कि मान लो कोई न्यूरो सर्जन है और 80% मार्क्स वाला बेहतर ऑपरेशन करेगा, 45% वाला हमेशा उससे कमजोर होगा, राइट। तो इसका मतलब है कि बताओ ये तो ना पता कितने लोगों की जान ले लेगा, है ना। तो इसलिए प्रोफेशनल कोर्सों में तो कम से कम आरक्षण नहीं होना चाहिए। अभी मैं इस तर्क की बात कर रहा हूं। हाँ, इससे प्रोफेशनलों की गुणवत्ता में सुधार आएगा। बिल्कुल भैया, मेरिट के आधार पे, मेरिट के आधार पे अगर किसी प्रोफेशनल को चुनोगे, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो टीचर हो, किसी भी जात वाला टीचर हो, अगर वो अच्छा पढ़ाता है तो वो टीचर अच्छा है और उसके पास जाना चाहिए, पढ़ने जाना चाहिए। बिल्कुल। और ये बताओ कि उसको नॉलेज नहीं है और जात के आधार पे आप क्या उससे पढ़ने जाते हो? नहीं ना। तो सुनो, क्या भारत में प्रोफेशनल कोर्सों में प्रवेश विद्यार्थियों के किसी विशेष समूह को कोई रियायत दे बिना सिर्फ मेरिट पर किया जाना चाहिए? मेरिट मतलब गुण पे। तो ये बताओ, हाँ इससे प्रोफेशनलों की गुणवत्ता में सुधार आएगा? डेफिनेटली आएगा। हाँ, जब अधिक मार्क्स वाले चुने जाएंगे तो डेफिनेटली उनके अंदर क्वालिटी ज्यादा होगी, मेरिट ज्यादा होगी, क्योंकि वे कोर्सों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे। यस, 45% वाले को मेडिकल में तुम एडमिशन दिला दिए और पता चला कि चारों साल फेल होता रहा, फेल होता रहा, है ना, वो पास ही नहीं कर पा रहा है। 45% पाके आरक्षण लेकर के नौकरी में, अरे मेडिकल कॉलेज में दाखिला तो ले लिया, बीटेक कॉलेज में दाखिला तो ले लिया, लेकिन उसके बस की बात नहीं है कि वो क्वालिफाई कर पाए, है ना। तो वो बिना मतलब का सरकार का और देश का सबका नुकसान करेगा। तो इस आधार पे अगर हम बात करें, हाँ इससे प्रोफेशनलों की गुणवत्ता में सुधार आएगा क्योंकि वे कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे। डेफिनेटली, बिल्कुल करेक्ट है, पहला सही है। दूसरा क्या कहता है? नहीं नहीं। अच्छा, ये कहते हैं नहीं। हाँ, तो नहीं तो क्यों नहीं, जरा ये भी देखा जाए। कहते हैं इससे सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए अधिकांश विद्यार्थी प्रोफेशनल कोर्सों से वंचित रह जाएंगे। हाँ, वंचित रह जाएंगे। तो बिल्कुल ये भी तर्क इनका सही है। और आपको मैं बता दूं कि सरकार जो है प्रोफेशनल मतलब कि मेडिकल और इंजीनियरिंग में भी आरक्षण दे चुकी है, इसी 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 तर्क के आधार पे कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो वहां होना चाहिए। इसीलिए सरकार ने क्या किया कि इसी बिहाफ पर जो है आरक्षण प्रोफेशनल कोर्सों में भी दे रखा है ना। तो आपको बता दें कि अपने अपने जगह पर दोनों तर्क सही है। अगर मेरिट की बात किया जाए, अच्छे प्रोफेशनल्स चुन के आएंगे, अच्छे काम करेंगे, तो भाई डेफिनेटली वो सफलतापूर्वक कोर्स को पास करके निकल भी जाएंगे। लेकिन अगर कमजोर लोग जाएंगे तो डेफिनेटली उससे नुकसान होगा। तो अपनी जगह पर पहला तर्क भी सही है और ये भी तर्क सही है कि सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से कोई पिछड़ा है वो डॉक्टर बन ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास संसाधन की कमी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसके कारण वो न इंजीनियर बन पाता है न डॉक्टर बन पाता है। तो ऐसे बच्चों को भी वहां पे दिलाने के लिए, दाखिला दिलाने के लिए व्यवस्था के आधार पे आरक्षण दिया जाता है। तो यानी कि दोनों करेक्ट है। दोनों तर्क, हाँ वाला भी अपनी जगह मजबूत है और ना वाला भी अपनी जगह मजबूत है। दोनों बातें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, प्रॉपर लॉजिक भी दे रहे हैं। अगर हाँ तो क्यों हाँ, अगर ना तो क्यों ना, प्रॉपर लॉजिक भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो यही है आपका, ये क्वेश्चन है, ये यहां तक ले लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखो क्या है, और सबका आंसर आ गया ना? अरे डी नहीं बेवकूफ, ई। जब दोनों सही रहेगा तो ई आंसर देगा। संदीप यदुवंशी, संदीप यदुवंशी जी
जब दोनों सही रहेगा तो आप ई आंसर दोगे, दोनों गलत रहेगा तो डी दोगे, केवल पहला सही रहेगा तो ए दोगे, केवल दूसरा सही रहेगा तो बी दोगे। ठीक है, चलो। दीपक सिंह, आपस में ही बात कर लो पहले। रोहित बघेल, सर डाटा एनालिसिस पढ़ा दो, सुबह का खाना खा रहे हैं और शाम को पूछ रहे हैं क्या बनेगा। यार पहले जो चल रहा है इसको तो पढ़ लो, इसके बाद वो भी पढ़ लेना। चलो बताओ यहां पे क्या कह रहा है, क्या राज्य सरकारों को संबंधित राज्यों में वसूले गए केंद्रीय करों के प्रमुख हिस्से को रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। आपको पता है ना, कहता है क्या राज्य सरकारों को संबंधित राज्यों में वसूले गए केंद्रीय करों के प्रमुख हिस्से को राज्य में रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। जानते हो बहुत सारे टैक्स ऐसे होते हैं जो राज्य सरकार वसूलती है और केंद्र को देती है। ठीक है, संबंधित राज्य में क्या वो उस पैसे को रख ले, उस टैक्स को रख ले, ये बोल रहा है। तो ये बताओ क्या राज्य सरकारों को संबंधित राज्यों में वसूले गए केंद्रीय करों के प्रमुख हिस्से को अपने पास रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। आपको पता है जितने भी विकासात्मक गतिविधियां होती हैं, सड़कें बनती हैं, सड़क जितनी आप आजकल तो देख रहे हो ना कितनी सड़कें बन गई हैं, सड़क बनती हैं, अस्पताल बनते हैं, कॉलेज बनते हैं, सारी चीजें बनती हैं, है ना। तो ये बताओ कि सरकार कहां से बनाती है, टैक्स के पैसे से तो बनाती है। तो केंद्र सरकार जितनी भी विकासात्मक योजनाएं आती हैं वो केंद्र सरकार जो है पैसा देती है उसका। ठीक है, तो कहता है कि क्या राज्य सरकारों को संबंधित राज्यों में वसूले गए केंद्रीय करों के प्रमुख हिस्से को अपने पास रखना चाहिए। कहता नहीं, नहीं रखना चाहिए। तो पूछो क्यों नहीं रखना चाहिए, तो क्या करा, प्रमुख हिस्सा केंद्र सरकार को मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, क्यों, जवाब दे रहा, ज्यादातर विकासात्मक कार्यक्रमों को निधि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। बिल्कुल फैक्ट बात है, बिल्कुल फैक्ट बात है कि केंद्र सरकार ही विकासात्मक कार्यों के लिए राज्यों को निधि प्रदान करती है, यानी कि ये तर्क आपका स्ट्रांग है। दूसरा कहता है हाँ, ज्यादातर राज्य सरकारों के पास निधि की कमी है, उन्हें निधि की बेहद जरूरत है ना। ज्यादातर, ज्यादातर, हाँ ज्यादातर, ज्यादातर जो है एक धारणा की ओर इंडिकेट कर रहा है। आप यानी कि आपको कोई डेटा नहीं पता है, आपको कुछ तथ्य नहीं पता है, आप ज्यादातर बोल रहे हो, ज्यादातर राज्य सरकारों के पास निधि की कमी है। अरे जब आपको पता नहीं है तो कैसे आप कह सकते हो कि ज्यादातर राज्य सरकारों के पास निधि की कमी है और उन्हें निधि की बेहद जरूरत है। तो ये एक धारणा है, ये किसी एक व्यक्ति की इंडिविजुअल परसेप्शन हो सकता है, एक इंडिविजुअल धारणा हो सकती है कि नहीं नहीं राज्य को जरूरत है, जैसे उनको दे देना चाहिए। तो ये तर्क जो है इनका कमजोर है। इसका आंसर केवल पहला सही है, ओनली फर्स्ट, पहला सही है बिल्कुल। शुभम कुमार मिश्रा पहला सही है, बिल्कुल सही है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलो पांचवा क्वेश्चन करो। नीरज को नहीं, चलो हो गया भैया, वो तो हो गया ना आंसर उसका पहला वाला। चलो अभी इस क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन नंबर 5, क्या तेल कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को बाजार की शर्तों पर निर्भर करते हुए तय करने की अनुमति दी जानी चाहिए। मतलब कि क्या जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं, जैसे मान लो रिलायंस है, प्राइवेट है, वो भी एक कंपनी है, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, तमाम कंपनियां हैं, तो क्या उन लोगों को मतलब बाजार की शर्तों पर खुद से कीमतों का निर्धारण करने के लिए छूट दे देनी चाहिए, पूछ रहा है ना। तो पता नहीं कितना तेल का दाम रख लें, है ना। तो ये तो बात ठीक नहीं लग रही, मतलब उसका समर्थन करने वाला तर्क तो गलत हो जाएगा। कह रहा है हाँ, तेल कंपनियों को वाणिज्यिक रूप से, मतलब कि वाणिज्यिक रूप से, आर्थिक रूप से क्षमतावान बनाने का यही एकमात्र रास्ता है। टोटल गलत, एकमात्र रास्ता है गलत। ठीक है, नहीं, इससे आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतों पर अतिरिक्त बोझा पड़ेगा और आम जनता बड़ी कठिनाई होगी। अरे भाई, ये तर्क भी
इस कथन से रिलेवेंट नहीं है, संबंधित नहीं है। क्यों? क्योंकि तेल कंपनी, यहां पर मुद्दा क्या है कि तेल कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों, उत्पादों की जो कीमत है वो बाजार की शर्तों पर निर्भर करते हुए तय करने की अनुमति देनी चाहिए। मतलब कि उनको ये छूट दे दो कि जो चाहे डिसाइड कर सकते हैं। अभी कौन डिसाइड करता है? सरकार। अब तेल कंपनियों को अगर छूट दे दोगे तो वो तो प्रॉब्लम्स हो जाएगा, और ये हमारे आर्थिक रूप से सही बात नहीं लग रही। और जब सही बात नहीं लग रही तो उसका समर्थन करने वाला तर्क गलत हो गया। और दूसरा तर्क है कि नहीं, नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए उनको ऐसा? क्योंकि कह रहा कि आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतों पर, हाँ, तो अतिरिक्त बोझा पड़ेगा। अरे भाई, तेल का दाम निर्धारण की बात हो रही है और यहाँ खुदरा कीमतों पर अतिरिक्त बोझा पड़ेगा, आम जनता को कठिनाई होगी। ये जो है किस तरह से इससे संबंधित है ये कुछ कंफर्म नहीं है, एम्बिगुअस है, अस्पष्ट है। मतलब इसका जो है कथन से कोई लेना देना नहीं लग रहा है। तो बोथ विल बी करेक्ट, अरे बोथ विल बी रॉन्ग। इसमें दोनों क्या है? गलत है। दोनों तर्क गलत हैं, दोनों गलत हैं। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करें। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसको करिए। इसको करो, क्या होगा? चलो फटाफट जल्दी से। क्या सरकार को सिंचाई हेतु खेतों में पानी की आपूर्ति के लिए किसानों पर वाटर टैक्स बहुत बढ़ा देना चाहिए? क्या सरकार को सिंचाई हेतु खेतों में पानी की आपूर्ति के लिए किसानों पर वाटर टैक्स बहुत बढ़ा देना चाहिए? भाई वाटर टैक्स बढ़ाने की बात हो रही है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, कहीं से भी वाटर टैक्स बढ़ाना, पहले अगर हम लोग सामाजिक स्तर पे या आर्थिक स्तर पे किसानों की दृष्टि से रख के अगर सोचें तो ये बात अच्छी तो नहीं लग रही। और अच्छी अगर नहीं लग रही तो क्या हो सकता है? सुनो, कहता है कि नहीं मत बढ़ाओ, लेकिन क्यों? किसान भी अपनी भूमि पर खेती करने का खर्च उठाने में बहुत कठिनाई का सामना करते हैं। डेफिनेटली केवल पानी से ही नहीं अनाज पैदा होते हैं, उसमें खाद भी लगते हैं, जुताई भी होती है, मजदूर भी लगते हैं, तो बहुत संसाधन लगते हैं। उसके बाद बड़ी कड़ी मेहनत लगती है, उसके बाद जो है अनाज जो है तैयार होता है और मार्केट में आता है ना? तो अगर आप पानी का दाम बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली उनके उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ होगा, कठिनाई होगी। कहता है कि नहीं, किसान भी अपनी भूमि पर खेती करने का खर्च उठाने में बहुत कठिनाई का सामना करते हैं। डेफिनेटली किसान इतने रिच नहीं होते, यानी पहला सही है। दूसरा क्या कहता है? हाँ, अमीर किसान बहुत लाभ, अरे भाई अमीर किसान बहुत लाभ कमाते हैं और इसलिए सिंचाई हेतु वाटर टैक्स बहुत कम है, इसलिए थोड़ी ना दाम बढ़ा देंगे कि वाटर टैक्स बहुत कम है तो लाभ बढ़ा दे। ऐसा नहीं, ये बकवास का तर्क है। अमीर किसान बड़ा लाभ कमाते हैं तो आपको जेलस है क्या? लाभ कमाते हैं क्योंकि सिंचाई हेतु वाटर टैक्स बहुत कम है, हाँ, तो ये गलत है। कोई चीज कम है इसलिए उसकी कीमत नहीं, उसको नहीं बढ़ाना चाहिए, है ना? उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए बढ़ाने के लिए। ये थोड़ी ना कि आज 2 रुपए की एक पेन मिलती है तो लाओ इसको 200 की बना दे, ऐसे नहीं होगा, है ना? तो ये गलत है, केवल पहला सही है। ठीक है, ओनली फर्स्ट शिवानी मौर्य, ओनली फर्स्ट नीरज सोनी, ओनली फर्स्ट सुमित तिवारी, ओनली फर्स्ट राहुल यादव, राहुल राय, बिल्कुल सबका आंसर सही है। चलो अगला क्वेश्चन करें, इसमें केवल पहला सही है। चलो दूसरा वाला करो। 7, क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन को करिए, क्या होगा? क्या अन्य देशों से आने वाले संक्रामक रोगों से पीड़ित सभी लोगों को जहां से वे आए हैं वहां आपस भेज देना चाहिए? ये बताओ कि जैसे अभी आपने कोरोना में देखा होगा कि बहुत सारे दूसरे देशों से भी लोग भारत में आ रहे थे, तो क्या हम लोग को क्या करना चाहिए था कि उनको जहां से आ रहे हैं दोबारा वहीं पर भेज दिया जाए? तो क्या कहता है? क्या अन्य देशों से आने वाले संक्रामक रोगों से पीड़ित सभी लोगों को जहां से वे आए हैं वहां वापस भेज देना चाहिए? तो तर्क क्या दे रहा है? कह रहा हाँ भेज दो। क्यों भेज दो?
कह रहा है संक्रामक रोगों को रोकने का यही एकमात्र तरीका, तो गलत, गलत हो गया। कहता नहीं यह उचित नहीं है। अरे तुम तर्क थोड़ी दे रहे हो, हम कह रहे हैं कि चलो बाजार चले, तुम कह रहे हो नहीं 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 ये उचित नहीं है। अरे ये बहुत ही टू मच सिंपल है ना, ये तो बहुत सिंपल है। और तर्क सिंपल नहीं होना चाहिए, तर्क जो है स्पेशल होना चाहिए, यानी ये कट जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही साधारण बात है। कह रहा है कि नहीं नहीं यह उचित नहीं है, ये आप तर्क थोड़ी दे रहे हो, है ना। तर्क तो पूरा एक्सप्लेनेशन होता है ना, तो ये उचित नहीं है, बस इतना कह के चुप हो गया। आपने कोई बात कहा, कोई कह दिया नहीं ये उचित नहीं है, तो बताओ ये क्या तर्क है ना, ये कोई तर्क थोड़ी ना है। दोनों गलत है, इसमें दोनों गलत है। और ये क्वेश्चन हमें लगता है कि सबका सही हुआ होगा, बोथ विल बी रॉन्ग, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन सब लोग सही कर लिए होंगे डेफिनेटली, है ना। देखो जैसे आसान क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर सही निकलता है ना, तो इसी तरह से हम लोग को ना धीरे धीरे प्रैक्टिस करके कठिन क्वेश्चन पर भी जाना है। जैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर सही कर ले रहे हैं, वैसे हम कठिन प्रश्नों के भी आंसर सही कर सके, हमें उस लायक बनना है, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये देखो क्या कह रहे हैं, क्या देश भर में शराब की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। देखिए यहां पर मुद्दा क्या है कि शराब की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब आप क्या चाहते हो, शराब की दुकान, सरकार क्या चाहती है, शराब की दुकान खुले कि ना खुले। अगर शराब नहीं खुलवाना होता तो सरकार जो है सारी शराब की दुकानों को बंद कर देती। इससे शराब से सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है, राजस्व मिलता है, इसलिए सरकार जो है शराब बिकने दे रही है, नहीं तो सरकार जो है इस पर रोक लगा देती, है ना। तो कह रहा क्या देश भर में शराब की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। तर्क क्या है, कहता है हाँ, इससे भविष्य में शराब का उपभोग कम करने में सहायता मिलेगी, उपभोग कम करने में सहायता मिलेगी। ये बताओ जितने लोग, मान लो 100 लोग शराब पीते हैं, ठीक है, 100 लोग शराब पीते हैं और दुकानें मान लो 80 हैं, तो 100 लोग शराब पी रहे हैं, तो क्या आप 70 दुकान कर दोगे तो क्या ये 100 लोग शराब पीना छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, वो जितना पी रहे हैं उतने पिएंगे, तो कंजम्पशन जितना हो रहा हो तो होगा ही, इस पे उपभोग कहां से कम हो जाएगा, है ना। मान लीजिए कि 80 दुकान है तो 100 लोग पी रहे हैं, तो क्या 70 दुकान कर देने से लोगों की भी संख्या कम हो जाएगी क्या, क्या पीने वाला शराब पीना छोड़ देगा दुकान कम कर देने से, नहीं, तो ये बात गलत है। दूसरा क्या है, नहीं, नए लाइसेंस देने पर सरकार अतिरिक्त कर का अर्जन करेगी, अतिरिक्त कर का अर्जन करेगी, क्योंकि इससे शराब की बिक्री बढ़ेगी, ये भी गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर 100 लोग शराब पी रहे हैं, मान लो 80 दुकानें हैं, पीने वाले 100 हैं, तो ऐसा नहीं है कि तुम 90 दुकान कर दोगे तो पीने वाले संख्या 200 हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होना है, जितने पी रहे हैं उतने पिएंगे। हाँ, तो यहाँ पर दोनों ही तर्क क्या है, गलत है। इस याद रखना, ऐसा सवाल कभी भी आए तो दोनों तर्क गलत है। उपभोग कम करने में, भैया देखो जो नशा करता है वो करेगा, चाहे तुम 10 दुकान रखो चाहे 50 दुकान रखो, ठीक है, और जितने लोग पी रहे हैं उतना कंजम्पशन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि दुकान बढ़ा देने और घटा देने से उसका जो है बिक्री जो है घट बढ़ जाएगी, जिसको पीना हो तो पिएगा ही, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों तर्क कमजोर है, दोनों तर्क जो है गलत है ना। लाइसेंस देने पर पूर्ण प्रतिबंध, लाइसेंस क्यों न दिया जाए और लाइसेंस क्यों दिया जाए, लाइसेंस क्यों न दिया जाए, हाँ क्यों न दिया जाए कि भविष्य में शराब का उपभोग कम हो जाएगा, तो हम कहाँ चाह रहे हैं कि उपभोग कम हो जाए। हाँ, और कह रहा कि लाइसेंस पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, करा नहीं, इससे सरकार जो है पैसा कमाएगी। अरे इसकी कहां बात है ना। ये दोनों ही तर्क क्या है, दोनों गलत है, ठीक है। ओके, बिक्री बढ़ने की बात करता है जो कि बिक्री नहीं बढ़ पाएगी, तो इसमें दोनों गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन मैं चलो तुम्हें देता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है
और पूरी विश्वास है ना। गलत हो रहा होने दो, चिंता मत करो। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन गलत हो जा रहा है तो हो जाने दो, कोई चिंता मत करो। ये धीरे धीरे करके एक दिन देखना तुम 100% एक्यूरेसी लेके आओगे और सारे सवाल तुम्हारे सही होने लगेंगे, है ना। अभी इक्का दुक्का सवाल अगर गलत हो जाते हैं तो इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया ना, कॉन्सेप्ट के आधार पे आंसर देने का कोशिश करो। अंदाजा मत लगाओ, अंदाजा मत लगाओ। और ये मुझे पूरा उम्मीद है कि इस सवाल का आंसर तुम लोग सही दोगे, सही आंसर दोगे। इसको ध्यान से पढ़ो और मुझे लगता है कि तुम लोग आंसर सही दोगे। नीरज सोनी, इस सवाल को 9वें का आंसर बताओ। सुधीर सरोज प्रतापगढ़ से हैं, 9 का दोनों सही बोले हैं। वेरी गुड बेटा, सुधीर सरोज बोल रहे हैं दोनों सही है। ठीक है। माही पूछ रही इंडिविजुअल बैच कब से स्टार्ट होगा? चल तो रहा है इंडिविजुअल बैच, ऑनलाइन अभी नहीं स्टार्ट हो रहा है, वो जब होगा तो मैं बता दूंगा। शिवम मिश्रा, ये लोग डी बोल रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्या सरकार को केरोसिन मतलब समझ रहा है ना, मिट्टी का तेल। सहायकी माने समझ रहा है ना, सब्सिडी देना तत्काल बंद कर देना चाहिए। अच्छा ये बताओ, मान लो आज सरकार तुम्हें 20 रुपए लीटर की दर से मिट्टी का तेल दे रही है और मान लो कि मिट्टी के तेल का खर्चा है 80 रुपए और 60 रुपए सरकार पे कर रही है। तो कह रहा कि क्या सरकार को मिट्टी के तेल पर जो सब्सिडी देती है, कह रहा कि क्या उसे देना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, सब्सिडी जो छूट देती है क्या बंद कर देना चाहिए? तो तर्क क्या कह रहा है? कह रहा हाँ इसे बंद कर दो। क्यों? इससे क्या हो जाएगा? कह रहा इससे सरकार को अपना भारी वित्तीय घाटा कम करने में सहायता मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। ये बताओ 80 रुपए में 60 रुपए सरकार दे रही, 20 रुपया तुम देके ले रहे हो। हाँ, अगर ये सरकार बंद कर देगी तो उसको अपना वित्तीय घाटा कम करने में सहायता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, यानी ये बात सही है। दूसरा क्या कहता है? नहीं, गरीब लोग अपनी दैनिक जरूरतों के लिए बाजार कीमत पर केरोसिन नहीं खरीद पाएंगे। ये भी बात बिल्कुल सही है। दोनों करेक्ट हैं, इसमें दोनों करेक्ट हैं। क्योंकि देखिए जो दूसरा तर्क है वो भी अपनी जगह सही है कि सरकार अगर सब्सिडी देना बंद कर देगी तो गरीबों के लिए वो तेल खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ये भी तर्क सही है। लेकिन याद रखो कि जब भी अगर आप सब्सिडी बंद करेगी तो सरकार को मुनाफा होगा और सरकार उससे जो है अपना घाटा को कम कर सकेगी। मतलब यहाँ पे दोनों तर्क स्ट्रांग है ना, दोनों तर्क स्ट्रांग है, दोनों करेक्ट हैं। ठीक है बेटा, इसमें दोनों करेक्ट हैं। अच्छा ये बताओ, सरकार को कहीं से भी पैसा आएगा, जैसे मुफ्त में राशन बांट रही है, अगर वो मुफ्त का राशन ना बांटेगी तो बताओ उसका पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? घाटे को कम कर सकती है कि नहीं कर सकती है? उसको फायदा होगा कि नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर तर्क की बात है, यहाँ तर्क जो दिया गया है वो तर्क सही है। अगर वो 60 रुपए हर लीटर पे बचा लेगी गवर्नमेंट को तो फायदा होगा ना, तो उससे उसका घाटा कम हो जाएगा, यानी सही है, दोनों सही है। अगला, ये अंतिम क्वेश्चन आज का। आज हम लोग 10 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस करेंगे। आज का ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा। बताओ, चलो गलत ना होना चाहिए, बताओ इसका आंसर क्या होगा? गलत नहीं होना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्या ऐसे सभी माध्यमिक स्कूलों को बंद किया जाना चाहिए जहां से 50% से कम विद्यार्थी एसएससी परीक्षा में पास होते
हैं। क्या ऐसे सभी माध्यमिक स्कूलों को बंद कर दिया जाना 50% से कम विद्यार्थी हाई स्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं? तो तर्क लिख रहा है नहीं, इसके बजाय इन स्कूलों में पास प्रतिशत में सुधार हेतु सकारात्मक उपाय करने को कहा जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए बंद करने के बजाय, वहां पे बंद करने के बजाय हमें जो है सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए, उसमें सुधारात्मक उपाय लाना चाहिए, यानी सही है, तर्क सही है। दूसरा क्या कहता है? हाँ, इससे सभी माध्यमिक स्कूलों को कड़ा संदेश जाएगा। कड़ा संदेश भेजना चाहते हो? बिल्कुल गलत है, कड़ा संदेश जाएगा। क्या केवल कड़ा संदेश देने के लिए स्कूल को बंद कर देना फायदेमंद रहेगा? नहीं, बिल्कुल गलत है, यानी केवल फर्स्ट सही है। इसमें आंसर केवल पहला सही है, राइट, ओनली फर्स्ट। तो ठीक है, अब आपका क्लास कंटिन्यू चलेगा। आप लोग जो है, इस समय मैं आर्ग्यूमेंट पढ़ा रहा हूं, आर्ग्यूमेंट का मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं। दोस्तों आप लोग उस वीडियो को फिर से देखो, है ना, जो मेरे प्रीवियस 2 वीडियो है ना, जो अभी 2-3 दिन पहले मैंने डाला था, उन दोनों वीडियो को फिर से आप लोग देखो, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तब जाकर के आप देखना कि मैं आपका ये भी टॉपिक स्ट्रांग कर दूंगा। आप लोग मेरे साथ बने रहो, ये भी टॉपिक आपका जल्दी स्ट्रांग हो जाएगा और आपके सारे आंसर सही निकलने लगेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं।